पूरे के पूरे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को डोमिनेट कर रही थी बड़ी बड़ी कंपनीज, जर्मनी की, जापान की, चाइना की। और फिर आता एक इंडियन ब्रांड जो एक 32 साल के व्यक्ति ने शुरू किया था, जिसका नाम था अमन गुप्ता, जो 2-3 साल में पूरे के पूरे इंडियन मार्केट को डोमिनेट करने लगता है और ग्लोबली अपनी इस मार्केट में एक पोजीशन बना लेता है। दिस इज हाउ बोट फक्ड एवरी अदर ब्रांड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दर्शन प्रोडक्शन हमेशा से आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। आप हमारा कोई भी पुराना वीडियो देख सकते हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए। इस वीडियो में जो भी बोला गया वो फैक्ट बेस्ड है और लॉजिकल है। सारे प्रूफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार चेक जरूर करना। अमन के पापा एक बिजनेसमैन थे, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था और उन्होंने कॉमर्स परस्यू किया क्योंकि उनके पापा ने उनके लिए डिसाइड किया था कि ये कॉमर्स परस्यू करेगा। उन्होंने सीए की एग्जाम दी, सीए निकाला भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। उन्होंने बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स परस्यू करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और क्योंकि उनके फादर ने उनके लिए डिसाइड किया था कि एक सीए बनेगा, इसलिए उन्होंने सीए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की और सीए का एग्जाम दिया भी। एग्जाम निकला और उन्होंने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एडमिशन लिया। वो अपने बैच के यंगेस्ट सीए भी थे और उनके हिसाब से इंस्टीट्यूट की पढ़ाई उनको ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, पर भी वो जैसे तैसे करके इस पढ़ाई को पूरी कर लेते और जॉब शुरू कर देते सिटी बैंक। वो एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में थे और वो जॉब उन्होंने कुछ समय बाद छोड़ दी क्योंकि वो उनको अच्छी नहीं लग रही थी। और क्योंकि उनको बिजनेस करना था, इसलिए उन्होंने अपने पापा के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम था एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस समय इस कंपनी में वो लोग सेल्स करते थे। एक बड़ी कंपनी थी जिससे ये लोग एफिलिएटेड थे और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ये सेल्स में बेचते थे और कमीशन लेते थे। फिर उस बड़ी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई और कुछ साल बाद ये बिजनेस भी बंद हो गया। इस समय तक अमन की शादी हो गई थी और फिर उनकी वाइफ ने उनको एमबीए करने का बोला। फिर उन्होंने आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया और फिर केपीएमजी में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम किया। अमन को ये जॉब भी ज्यादा पसंद नहीं आई और इस जॉब को छोड़ के उन्होंने JBL की पेरेंट कंपनी में जॉब करना शुरू किया। JBL एक ईयरफोन ब्रांड है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। और वहां पर भी उनका काम सेल्स डायरेक्टर का था। इस जॉब से उन्हें इंडियन वेरेबल एसेसरीज के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली। तब इंडिया में JBL नया नया आया था और JBL की ग्रोथ कमाल की थी। अमन ने ये सारी की सारी चीजें देख के डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी मार्केट में घुसना है और फिर समय के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। कमाल की बात तो ये है कि उनके जितने भी कॉम्पिटिटर ब्रांड्स थे, जैसे JBL, स्कल कैंडी, बोल्ट, नॉइस, मीवी, उन सब के मार्केट शेयर को अगर कंबाइन कर दो तो उससे भी ज्यादा मार्केट शेयर बोट अकेला रखता है इंडियन मार्केट में। इंडिया में 10 में से 6 ईयरफोन्स बोट के बिकते हैं। अमन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर करते हैं उनके JBL के जॉब की। मैं JBL में था, मैंने अपने बॉस को बोला मेरी 50% सैलरी बढ़नी चाहिए। मैं कुछ था 60 लाख रुपए पे था कुछ, तो मैंने बोला मेरी 50% बढ़ाओ, मेरे को, मैं इतना काम कर रहा हूँ, आप इतना पैसा कमा रहे हो, मुझे भी पैसे दो। कहता नहीं नहीं पागल है, 50% कोई सैलरी इंक्रीज होती है, इंडस्ट्री नॉर्म है 10% 15%। मतलब इंडस्ट्री नॉर्म से कंपनी ग्रो करी है, आपकी इंडस्ट्री 50% से करी है। कहता नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, 10% मैक्सिमम 15% दूंगा। मतलब चल मार्केट में मिलते हैं। अमन को मार्केट में एक गैप दिखा था जो बहुत बड़ा गैप था और फुलफिल किया जा सकता था। जो बहुत ही अच्छे म्यूजिक एसेसरीज बनाते थे वो बहुत महंगे ब्रांड्स थे और जो थोड़े सस्ते एसेसरीज बनाते थे वो बिल्कुल ही चीप पुअर क्वालिटी के ब्रांड थे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के अमन ने चालू किया इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले इस कंपनी ने मैरली हेडफोन्स को इंडिया में लॉन्च किया और वो अच्छे से सक्सेसफुल भी हुए। मार्केट को ठीक से स्टडी कर चुके थे और इसके बाद अमन ने खुद का ब्रांड खोलने का सोचा और 2016 में ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था बोट। बोट इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुआ, इसके लिए आपको 2016 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसने बोट को बहुत सपोर्ट किया। जियो लॉन्च हो गया था। इट वॉज द बिगेस्ट इंटरनेट रिवॉल्यूशन टिल नाउ इन इंडिया। इंटरनेट कंजम्पशन वॉज एट पीक। और फिर सेम ईयर लॉन्च होते हैं एप्पल के आईपॉड्स एंड द प्रोडक्ट वाज एन इंस्टेंट हिट। इसी प्रोडक्ट के बाद दूसरे फोन कंपनीज ने अपने फोन के साथ ईयरफोन को शिप करना ही बंद कर दिया। अब लोग ईयरफोन को बाहर से खरीदते थे और इसी के बाद इंडिया में वेयरेबल ऑडियो प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत खुल गया और बहुत सारी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जो इंडिया में थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रही थी, इंडिया में बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती। पर इसके बाद भी बोट ने कुछ ऐसा किया कि वो इन सारी कंपनी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। अगर हमको बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझना है तो हम OnePlus फोन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं और वो बोट से बिल्कुल सिमिलर है। कुछ अल्ट्रा प्रीमियम फोन है जैसे आईफोन जिनके प्राइस बहुत हाई है, 1 लाख 1.5 लाख,
और उसके बाद जो थोड़े नीचे फोन आते हैं वो है सैमसंग के, जिसकी प्राइस 90,000 80,000 है। और फिर बिल्कुल ही लो क्वालिटी के फोन आ जाते हैं जैसे ओप्पो, वीवो, जिनकी प्राइस 10,000 20,000। इस पूरे के पूरे मार्केट में कोई भी बीच में नहीं जो 50,000 60,000 45,000 के अच्छे फोन बना के दे और जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। वन प्लस ने यही किया, इस मार्केट में बीच में आ गया और फोन की क्वालिटी सैमसंग जितनी ही रखी। उसने ऐसा ही किया और जब साथ में आयरन मैन से प्रमोशन कराया तो सबको लगा कि ये एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है। और वन प्लस ने इतनी सेल्स करी जितनी सैमसंग, आईफोन और बाकी छोटी कंपनीज ने मिला के नहीं करी थी एक साल में। सेम ऐसा ही हुआ था बोट के साथ भी। इस वेयरेबल ऑडियो प्रोडक्ट्स के मार्केट में अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स थे एप्पल, बोस, जिनकी प्राइस रेंज 15,000 से ज्यादा थी। फिर थोड़े प्रीमियम ब्रांड थे जैसे JBL और इनकी प्राइस 10,000 से ज्यादा थी। फिर आते हैं सब प्रीमियम ब्रांड्स 5,000 से ज्यादा की प्राइस वाले, सनहाइजर वगैरह के। और उसके बाद आता है मीवी, जिसके प्राइस 3 से 4,000 थे, स्कल कैंडी जो 2,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट बनाता था, और नॉइस जो 4,000 तक के प्रोडक्ट बनाता था। और फिर आते थे लोकल ब्रांड्स। मार्केट में ये जो बीच वाला हिस्सा था 2,000 वाला, ये बिल्कुल न्यू था। सारी कंपनीज अभी ही आई थी और सारे के सारे प्लेयर्स नए थे। जो अच्छे से खेलता पक्का जीत जाता, और वो प्लेयर बना बोट। स्किल कैंडी एक ऐसा ब्रांड था जिसकी मार्केटिंग बहुत अलग तरीके की थी, ब्रांडिंग बहुत अलग तरीके की थी। जो फंकी लोग होते हैं, स्ट्रीट हिप हॉप वाले, वो इस प्रोडक्ट को यूज करते थे। मीवी और बोल्ट को कोई नहीं जानता था। मीवी ने बहुत अच्छा काम किया, कैरी मिनाटी और भुवन बाम जैसे लोगों को अपना एम्बेसडर बनाया। पर ऐसे लोगों को एम्बेसडर बना के इसने एक लेवल सेट कर दिया कि भुवन बाम और कैरी मिनाटी, आपके जैसे लोग, यूट्यूबर्स जो हमसे रिलेट करते, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे। मतलब ये कोई प्रीमियम ब्रांड नहीं है, हमारे लिए ब्रांड है, छोटा ब्रांड है। और यहीं पे बोट ने अपना काम कर दिया। बोट ने सेम प्राइस रेंज में सब कुछ निकाला और अपने एम्बेसडर कमाल के चुने। बोट साइंड हार्दिक पांड्या। 2018 में बोट ने हार्दिक पांड्या को साइन किया। सबको सीधी सीधी बात पता लग गई कि बोट मीवी और स्कल कैंडी जैसे ब्रांड से बहुत ऊपर, ये एक प्रीमियम ब्रांड है। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या को साइन करा लिया तो हमारे दिमाग में ऐसा क्यों जाएगा कि एक प्रीमियम ब्रांड है। हमको तो जो ईयरफोन अच्छे लगेंगे हम वही लेंगे। हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि मार्केट में एक ऐड देख के ईयरफोन बाय कर लेंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो मार्केटिंग का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिसका नाम है परसीव्ड वैल्यू। एक होती है टेंजिबल वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई म्यूजिशियन एक गिटार लेने जाता है तो उसको पता होता है कि गिटार अच्छा है तो लूंगा, इतने का लूंगा। पर अगर ईयरफोन की बात करें तो ईयरफोन्स को सब यूज करते हैं। ये एक डेली यूज वाला प्रोडक्ट है। और अगर आप म्यूजिक प्रोफेशनल नहीं है, मैं म्यूजिक प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे ईयरफोन के साउंड क्वालिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैं नॉर्मली जो ठीक ठाक बेस वाला ईयरफोन है वो ले लूंगा। मुझे म्यूजिक की बारीकियों के बारे में नहीं पता। वो बारीकियां जो JBL के हेडफोन में देखने मिलती है वो उसको समझ में आएगा जो म्यूजिक के साथ काम करता है। दिस इज द टेंजिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेरे लिए JBL और बोट दोनों के हेडफोन और ईयरफोन सेम है। और बात करें परसीव्ड वैल्यू की तो हम इस प्रोडक्ट को इसी बेसिस पे बाय करते हैं। और अगर हम बात करें बोट की तो हम उसे लोकल या छोटा मोटा ब्रांड नहीं समझते। हम बोट को एक लाइफस्टाइल ब्रांड समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बोट की ईयरफोन पहनी है, ये प्रीमियम ईयरफोन है, छोटी मोटी ईयरफोन नहीं है। बोट की ईयरफोन लगा के हमको ये नहीं लगता कि लोकल ईयरफोन लगाई, ये बेहतर ईयरफोन लगाई लगता है। ये सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि बोट ने अपनी ब्रांडिंग ऐसी करी, अपने एम्बेसडर बहुत ध्यान से चुने। अमन ने जब बोट की शुरुआती मार्केटिंग के बारे में सोचा था तब उन्होंने किसी बड़ी एजेंसी को हायर नहीं किया, बल्कि वो नए इंटर्न्स को हायर करते, एकदम फंकी लोग जो नए लोग हैं, यूथ, क्योंकि उनको यूथ से ही बात करनी थी। और फिर उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को और मार्केटिंग को और ब्रांडिंग को डिजाइन किया। इंडिया में दो चीजें चलती हैं, मूवी और क्रिकेट, और उन्होंने इन दोनों चीजों का बहुत ही ढंग से यूज किया और समय के साथ बहुत कमाल का प्रॉफिट जनरेट किया। बोट इस परसीव्ड वैल्यू को बना के रखने में बहुत इंटरेस्टेड है और इसलिए वो हमेशा ऐसी चीजें करता रहता है जिससे उसकी परसीव्ड वैल्यू बनी रहे। इसलिए ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, बुमराह को 2019 में उन्होंने साइन किया। लेटर ऑन फॉलोड बाय नेहा कक्कर, क्यारा एडवाणी एंड कार्तिक आर्यन। They also signed Shreyas Iyer and Diljit in 2020. Recently, बोट ने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैब किया और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में निकलवाई जिसमें नेटफ्लिक्स सुनते सुनते आप बोट की ईयरफोन लगा सकते हो, ऐसी ब्रांडिंग की गई। एक दूसरी चीज भी थी जो बोट को आगे लेके आई और वो थी फैशन। अमन ने इसको एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड नहीं बनाया JBL के जैसे, इसको एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह मार्केट किया।
बोट के प्रोडक्ट आप सिर्फ काम के लिए यूज नहीं करते, आप उनको फैशन के लिए भी यूज कर सकते हो। और ये बात इनके एड्स में बहुत साफ साफ दिखती है। और इस बात को बिल्कुल बोल्ड करने के लिए लैक्मे फैशन वीक में मजहबा गुप्ता, जो इंडिया की बहुत ही फेमस फैशन आर्टिस्ट है, उनके साथ बोट ने कोलैबोरेट किया। और जब मॉडल्स रैम वॉक कर रहे थे तो उन्होंने बोट के प्रोडक्ट को पहना था। दिस इज वेरी स्मार्ट थिंकिंग एंड गुड मूव्स। ऐसे ही बोट ने अपने आप को पूरे के पूरे मार्केट से अलग किया और इतने लंबे समय से सस्टेन कर रहा है। अनदर अंडररेटेड थिंग दैट एवरीबडी लव्ड अबाउट द बोट इज देयर ब्लूटूथ स्पीकर्स। JBL इन्हीं स्पीकर्स को 4-5 हजार में बेच रहा था। सेम तरीके के स्पीकर्स बोट ने बनाया और 2000 की रेंज में निकाल दिए। क्वालिटी एकदम सेम थी और बोट को इसके लिए अपनी मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। Amazon से ये चीजें फटाफट बिकने लगी क्योंकि बोट की ब्रांडिंग पहले से थी और स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब सिचुएशन ये है कि बोट इज द मार्केट लीडर एंड आईफोन ने लॉन्च की है स्मार्ट वॉच। नाउ दैट मार्केट इज ऑल्सो फार ओपन फॉर इंडियन ऑडियंस। और अब इंडिया में स्मार्ट वॉच का मार्केट धीरे धीरे करके बहुत बढ़ रहा है। बोट एंड नॉइस टाइप ऑफ कंपनीज इस मार्केट में बिल्कुल घुसने के लिए तैयार। इवन बोट के बाद नॉइस सेकंड नंबर की कंपनी जो सारी चीजों को ठीक से कर रही है। तो अब बोट और नॉइस के बीच में स्मार्ट वॉच का कंपटीशन देखने में बहुत मजा आएगा। जैसे ही नॉइस ने स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया, उनकी सेल्स लगातार बढ़ गई और वो दूसरे नंबर में पहुंच गई। जब ये सारी चीजें ठीक से चल रही थी तभी अमन को अपॉर्चुनिटी मिलती है शार्क टैंक की। अमन का शार्क टैंक के बाद बहुत फैन बेस बढ़ गया। इंटरेस्टिंगली अमन गुप्ता पहले शार्क थे जिन्होंने शार्क टैंक का ऑडिशन दिया था और ये ऑडिशन देने अश्नीर ग्रोवर के घर गए थे। वहां पे क्या हुआ था आप अश्नीर वाले वीडियो में देख सकते हैं। धीरे धीरे करके अमन भी बाकी शार्क्स की तरह शार्क टैंक से बहुत पॉपुलर हो गए और एक अच्छे सेलिब्रिटी बन गए। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रिटी बनना भी चाहिए क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में सच में कुछ किया, इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद किया। इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं और सच में मेहनत करते हैं। दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज दे हैव डन समथिंग वैल्यूएबल। और दर्शन प्रोडक्शन भी ऐसी ही वैल्यूएबल चीज करने की कोशिश कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।